मैंने आपको कई बार ये बताया है कि जब भी आपके खिलाफ में सीआरपीसी 125 का आदेश हो जाता है, अंतिम आदेश हो जाता है, और आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि सर मुझे कभी नोटिस नहीं मिला, मुझे कोई कभी जानकारी नहीं हुई। तो आप क्या करते हैं, सीआरपीसी का सेक्शन 126(2) के तहत में आप उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कराने के लिए एप्लीकेशन मूव कर देते हैं। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी पत्नी जो है ना उस आदेश के खिलाफ में एक एग्जीक्यूशन फाइल कर देती है कि सर इतनी इतनी रिकवरी इनके ऊपर बन रही है, और इधर आप ये कहते हैं कि सर हमें कोई जानकारी नहीं थी, हमें सूचना नहीं मिली है, और टाइम भी निकल जाता है उस आदेश को। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, आज हम उसके संबंध में आज हम बात करेंगे कि एक छोटी सी गलती जो है ना वो पति के लिए कितनी मुसीबत वाली हो सकती है, उसके संबंध में बात करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो जानकारियां मैं आप लोगों को दे रहा हूं ये बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और ये जानकारी कोई भी आपको देने वाला नहीं है। तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त, आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं सेटासाइट के बारे में। सीआरपीसी का सेक्शन 126(2) और बीएनएसएस का सेक्शन 146 सब सेक्शन 2 के तहत में आप जब अदालत में जाते हैं, ये कह के जाते हैं कि सर मेरे खिलाफ में ये आदेश पारित हो गया, मुझे किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। जब आपकी पत्नी आपके खिलाफ में सीआरपीसी 126(25) का जब दावा पेश करती है, तो अदालत आपको एक नोटिस जारी करती है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि नोटिस आपको देखना है कि पुलिस के मार्फत आया है या डाक के मार्फत आया है। कभी कभार डाक में क्या किया जाता है, ये लिखवा दिया जाता है कि लेने से मना किया गया। तो ये सारी चीजें आपको पहले देखनी है कि आपकी जो प्रेजेंस है वो फाइल पे है या नहीं है। और इस तरीके के आदेश जब हो जाते हैं, फाइनल आदेश हो या इंटरिम आदेश हो आपके खिलाफ हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, सीआरपीसी का सेक्शन 126(2) के तहत में उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कराने के लिए आप उसी अदालत में एप्लीकेशन मूव कर देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हमें साफ सुना नहीं गया और हमें पुनः सुनवाई का मौका दिया जाए, इस आदेश को रद्द किया जाए और हमें पुनः सुनवाई का मौका दिया जाए। तो अदालत क्या करती है, कह देती है कि ठीक है भाई, आप अगर कह रहे हैं तो हम आपको सुन लेते हैं सीआरपीसी 126(2) के तहत में, और सुन के हम कर देते हैं। आप अगर इस बात को कह रहे हैं कि हमने साफ सुनाई नहीं गया, तो एक अदालत के पास में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाता है। आपके खिलाफ आदेश हो चुका है, आपके खिलाफ साक्ष्य एफिडेविट लग चुका है, आपके खिलाफ और भी कार्रवाइयां आगे हो चुकी हैं, फाइनल निर्णय आ चुका है। उसके बाद आप सीआरपीसी का सेक्शन 126(2) के तहत में सेटिस्फाइड कराने के लिए आप उसी अदालत में एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि ठीक है भाई, आप कहते हो तो हम आपको सुन लेते हैं। आपको सुन लिया, उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड भी करा दिया। लेकिन एक तरफ आपकी पत्नी ने एग्जीक्यूशन फाइल कर रखा है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है। तो अदालत क्या करती है, उस एग्जीक्यूशन को स्टे कर देती है कि ठीक है, तब तक ये स्टे रहेगा जब तक हम इसको पुनः सुनवाई में, जब तक ये प्रोसेस पूरी तरीके से गलत है। अगर आप ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर रहे हैं और पत्रावली को पुनः सुनवाई में लगा रहे हैं, तो जो एग्जीक्यूशन जो चल रहा है सीआरपीसी 125(3) में, वो भी निरस्त होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको पैरेलल चलाया जाता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि पैरेलल चला के उसमें रिकवरी मांगी जाती है और इनसे कहा जाता है ठीक है भैया हम सुन रहे हैं आप। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा, आपके खिलाफ में आदेश हो चुका है, सारी प्रोसीडिंग हो चुकी हैं, आप कह रहे हैं कि हमें साफ सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। अदालत ने आपकी 126(2) के प्रार्थना पत्र को एडमिट कर लिया और फाइल को पुनः सुनवाई पर लगा दिया। लेकिन एग्जीक्यूशन चल रहा है, उस पर स्टे लगा दिया, जबकि वो निरस्त होना चाहिए था। वो फाइल ही निरस्त होनी चाहिए कि ठीक है अब हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, बेशक आदेश आगे कुछ भी आए। तो अदालत क्या करती है, एक अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेती है, और आपके पास में जो कहने का जो मौका होता है, ऊपरी अदालत में जाने का जो मौका होता है, वो मौका आप गवा चुके होते हैं। अब 126(2) के तहत में पत्रावली को सेटिस्फाइड कर दिया गया, आपकी फाइल को सेटिस्फाइड कर दिया गया, पुनः सुनवाई पे लगा दिया गया। लेकिन अदालत क्या कहेगी, अदालत फिर भी उन्हीं 3 पॉइंटों के आधार पर
आपके खिलाफ में मेंटेनेंस का आदेश पारित करेगी और मेंटेनेंस का आदेश पारित करते समय वो उसी एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ा देगी। ये लीगल प्रोसेस है पूरी तरीके से। अगर आपके खिलाफ में कोई आदेश पारित हुआ है और आपकी पत्नी ने एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया है और आपको जानकारी होती है और आपने जाके 126 तो का प्रार्थना पत्र लगा दिया, उसको सुन लिया जाता है और आदेश को निरस्त करके पत्रावली को पुनः सुनवाई पे लगा दिया जाता है, तो वो एग्जीक्यूशन की फाइल है वो भी निरस्त होनी चाहिए। लेकिन अदालत उसको स्टे कर देती है, आगे फाइल को पुनः सुनवाई पे लगाए। पुनः सुनवाई का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से ही आपकी सारी कार्रवाई जो है फिर से चालू की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अदालत क्या करती है, उन्हीं सारे बयानों को जो पहले ले चुकी होती है, वही सारे एफिडेविट को, वही सारे, लेकिन आदेश में जो नया आदेश करती है उसमें एक लाइन जोड़ देती है कि इसी तरीके से यह आदेश पारित किया गया था। सेटिस्फाइड के लिए 126 तो सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र आया, पत्रावली को सुना गया, सुनने के बाद इसको सेटिस्फाइड किया गया। अब आपके खिलाफ में इतने इतने रुपए की भरण पोषण राशि प्रति माह इतनी अदा की जाती, आप अदा करें। यानी कि आपका ऑर्डर वही के वही रहा, लेकिन अदालत ने अपने नए आदेश में एक 126 के प्रार्थना पत्र को और उसके आदेश को मेंशन कर दिया। यानी आदेश वैसा ही के वैसा रहे। इसलिए अदालतों की टैक्टिस रहती है कि अगर एग्जीक्यूशन फाइल हो गया है तो उसको निरस्त मत करो, उसको स्टे मार दो, क्योंकि हमें आदेश वही करना है। कल तक हमारे पास ये मौका था कि साहब हमें सुना नहीं गया, और आज हम ये भी नहीं कह सकते साहब हमें सुना नहीं गया। अदालत उसमें लिख के चलेगी कि पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया, लेकिन वो कार्रवाई जो है ना उस फाइल की, वो शुरू से स्टार्ट नहीं हुई है। दोबारा उसमें बयान होनी चाहिए, सारी प्रोसीडिंग उसमें दोबारा होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, वो सारी चीजें जोड़ के चल दिया जाता है और 2 लाइनें जोड़ दी जाती हैं उसी आदेश में, और आदेश एज इट इज आपके खिलाफ ऐसे ही रहता है। उस आदेश को उठा के रिकवरी आगे बढ़ा दी जाती है और आपसे रिकवरी का पैसा मांग लिया जाता है। जबकि आपको सही मायने में यह करना चाहिए कि आपके खिलाफ में अगर कोई आदेश पारित हो गया है और अदालत ने कोई आदेश पारित कर दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो एग्जीक्यूशन की जो फाइल है जिसमें वारंट जारी किए जा रहे हैं, उसके ऑर्डर शीट को निकालना है, उसके वारंट को निकालना है, उसको भी चैलेंज करना है ऊपरी अदालत में। प्लस जो आदेश आपके खिलाफ में एक तरफा हुआ है उसको भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज करना है। तभी आप सफलता पा सकते हैं। जब आपने नीचे ही कह दिया कि साहब सुनवाई का मौका नहीं मिला, आपको सुन भी लेगी अदालत तो क्या वो मेंटेनेंस नहीं बांधेगी? क्या आपके केस में ऐसा हुआ है? अगर आपके केस में ऐसा हुआ है और इस तरीके से अगर कार्रवाई हुई है और गलत तरीके से अगर पैसा वसूल किया गया है, तो आप लोग हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप करना है, कुछ शुल्क अदा करके आपको संपर्क करना है। और दूसरा, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपके खिलाफ में आदेश अगर हो जाता है तो सब ऊपरी अदालत में आप आदेश को चैलेंज करो लीगल आधारों पर। लेकिन आप नीचे ही सेट असाइड का प्रार्थना पत्र लगाए दे रहे हो, ये कह रहे हैं हमें सुना ही नहीं गया, तो अदालत अपना पुराना जो आदेश है ना उसी को मॉडिफाई करते हुए, उसको मॉडिफाई करते हुए उसमें 2 लाइनें बढ़ा देगी और आपके खिलाफ में एज इट इज वैसा ही रहेगा। और जो एग्जीक्यूशन पड़ा हुआ है वो एग्जीक्यूशन आप पर भारी पड़ जाएगा। यानी आपके पास जो मौका है कहने का कि साहब हमें सुना नहीं गया, लीगल चीजों को फॉलो नहीं किया गया, वो आपका ग्राउंड खत्म हो जाता है फिर। तो बहुत जरूरी है बारीकी चीजों को समझना। बहुत सारे चैनल्स हैं जो लीगल सलाह देते हैं, लेकिन मेरिट पर, आपके केस के आधार पर जो आपका बचाव कर सके, ऐसी छोटी छोटी बातें जो है ना हम अक्सर अपने वीडियो के मार्फत बताते रहते हैं। हमें एडिटिंग करनी नहीं आती है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों तक सही सलाह पहुंचाई जा सके। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी राय कमेंट में जरूर देना। धन्यवाद।